हु एमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द राज्यसभा मेंबर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। आपको पहला ऑप्शन मिलता है वोटर्स इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा मेंबर्स, यानी कि लोकसभा के सदस्य। तीसरा ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज, यानी कि विधानसभा के सदस्य जिन्हें विधायक कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है वोटर्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। देखिए यहाँ आंसर होगा 3, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज, जो विधायक होते हैं वो चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए। प्रत्येक राज्य से ये निश्चित होता है कि कितने जो है राज्यसभा में सांसद चुन के जाएंगे और उनका चुनाव विधायक द्वारा किया जाता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल सीट है 245, जिसमें से 233 का चुनाव ऐसे ही अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होता है, और 12 को जो है नामित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया, यानी कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। आपको ऑप्शन मिलता है प्रेसिडेंशियल एंड फेडरल, यानी कि राष्ट्रपति और संघीय। 2 में प्रेसिडेंशियल एंड यूनिटरी, यानी कि राष्ट्रपति और एकात्मक। 3 में पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, यानी कि संसदीय और संघीय। 4 में पार्लियामेंट्री एंड यूनिटरी, संसदीय और एकात्मक। यहाँ इसका आंसर होगा 3, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, संसदीय और संघीय। देखिए भारत में संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय का मतलब है कि जब लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद करते हैं, फिर उसे जो है संसद में भेजते हैं, जो वहाँ जाकर कानून बनाते हैं। संघीय का मतलब है देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार का गठन हो, जैसे केंद्र के स्तर पर सरकार होती है, फिर राज्य के स्तर पर होती है, फिर आप देखते हैं स्थानीय चुनाव यानी कि पंचायत, इन सब पे हो। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो गया 3, संसदीय और संघीय, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। 84, 47, 74, 48। यहाँ आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, 84 यानी कि 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए। और अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो इनके लिए 47 को रिजर्व किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित जनजाति पूछ दे तो 47, और अगर अनुसूचित जाति पूछ दे तो 84, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायोलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर कहीं अनटचेबिलिटी होती है तो निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन होगा, किस फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। आपको ऑप्शन मिलता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन होता है अगर आप अनटचेबिलिटी करते हैं, अस्पृश्यता करते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगर हम बात कर ले थोड़ा सा राइट टू इक्वालिटी के विषय में, तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। और आर्टिकल 17 में स्पेशली अनटचेबिलिटी की बात की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं अनटचेबिलिटी करता है तो उसे एक ऑफेंस माना जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपको ऑप्शन मिलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की आज़ादी का अधिकार। अगला है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 3, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट्स में था, लेकिन 44th अमेंडमेंट्स में जो 1978 में हुआ इसे डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब यह जो है फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो अस्पृश्यता है वह भेदभाव को किस तरीके से, किस आधार पर दिखाता है। आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है जेंडर, कास्ट, रेस, फिजिकल डिसेबिलिटी। तो नॉर्मली जाति के आधार पर देखा जाता है, कास्ट के आधार पर अनटचेबिलिटी जो है समाज में दिखता है। तो यहाँ आंसर हो गया 2, जाति। यहाँ और भी आधार पर हो सकता है, लेकिन जाति के आधार पर ज़्यादातर होता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आंसर हो गया 2, कास्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
हु अपॉइंट्स द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? आपको ऑप्शन मिलता है द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 3, राष्ट्रपति या द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को नियुक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, द गवर्नर यानी कि राज्यपाल, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है, तो यहाँ आंसर हो गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? आपको ऑप्शन मिलता है द चीफ मिनिस्टर्स यानी कि मुख्यमंत्री, एमपीज यानी कि सांसद, एमपीज एंड एमएलएज यानी कि सांसद और विधायक, या फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रियों की परिषद। यहाँ आंसर हो जाएगा 2, एमपीज जो सांसद होते हैं वे मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं अपने नेता के रूप में। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो गया 2, सांसद, एमपीज। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? आपको ऑप्शन मिलता है द होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, या द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ आंसर हो जाएगा 2, राष्ट्रपति को जो है, प्रेसिडेंट को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछे भारत का पहला नागरिक तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। अब देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि भारत का फर्स्ट सिटीजन कौन है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो राज्य हैं उनके फर्स्ट सिटीजन कौन होते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है, राज्य की बात की जाए, राज्य स्तर पर, तो आप आंसर देंगे राज्यपाल, गवर्नर, और अगर पूरे देश की बात की जाए तो राष्ट्रपति। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द करेंट लोकसभा फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स इज द, यानी कि जो वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद का है वो नंबर में कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। यह 16वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव शुरू हो गई है। चलिए, तो यहाँ आंसर हो गया 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? आपको ऑप्शन मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का ढांचा, तो इसका उल्लेख तो किया गया है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के नाम। तीसरा ऑप्शन है नागरिकों के अधिकार। चौथा ऑप्शन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, यानी कि नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इनमें से जो है राजनीतिक दलों के जो नाम है उनका कह सकते हैं कि उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, बाकी तीनों का उल्लेख किया गया है। चूंकि राजनीतिक दल कई सारे हैं और कई सारे बन भी रहे हैं, जब चाहे बन सकते हैं, तो उनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, क्योंकि लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने राजनीतिक दल बनाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2, राजनीतिक दल। बाकी अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर राइट्स टू द सिटीजन्स, या फिर नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो ये तीनों चीज़ें जो है संविधान में पहले से मेंशन्ड है। तो यहाँ आंसर हो गया 2। कि हु नॉमिनेट्स मेंबर्स टू द राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? आपको ऑप्शन मिलता है द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तो यहाँ आंसर हो गया 4, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में भी 2 सदस्यों को नामांकित करते हैं राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 को नामांकित करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नामांकित किया जाता है। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेज इज नोन एज, यानी कि स्थल का एक संकरा सा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन मिलता है स्थांस यानी कि स्थल संधि, आइलैंड यानी कि द्वीप, बे यानी कि खाड़ी, स्ट्रेट यानी कि जल संधि। देखिए इसका आंसर होगा स्थल संधि यानी कि एक स्थूनस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आपको ऑप्शन मिलता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 4। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडुसेट, यानी कि एडुसेट क्या है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? आपको ऑप्शन मिलता है 1 में अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। 2 में
एन एस्ट्रॉयड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, या फिर अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, या फिर द रॉकेट दैट कैरीज मैन मेड सैटेलाइट्स टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि एक रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3। एडुसैट जो है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। अगला प्रश्न है चौथा कि विंड वेन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शन मिलता है एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब, विंड डायरेक्शन यानी कि वायु दिशा, एयर टेम्परेचर यानी कि वायु तापमान, या फिर विंड वेलोसिटी वायु का वेग। यहाँ आंसर हो जाएगा वायु दिशा। वायु के दिशा को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका, ठीक है, वात दिग्दर्शी का, विंड वेन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, यानी कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। आपको ऑप्शन मिलता है मेजोस्फीयर मध्यमंडल, 2 में थर्मोस्फीयर यानी कि बाह्य वायुमंडल, 3 में एक्जोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल, और 4 में स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाह्य वायुमंडल, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 थर्मोस्फीयर। ठीक है, बाह्य वायुमंडल का ही भाग होता है आयन मंडल, जहां से रेडियो तरंगे जो है जाकर वापस पृथ्वी पर लौट जाती है। तो यहाँ आंसर हो गया 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज लार्जली रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, यानी कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से कहाँ खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है, कहाँ खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है वैली यानी कि घाटी में, 2 में प्लेन यानी कि मैदान में, माउंटेन यानी कि पर्वत में, या प्लेट्यू यानी कि पठार में। इसका आंसर हो जाएगा 4। पठारों में जो है बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था इस विषय में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन इट बेंड्स एंड फ्लोज फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज, यानी कि जब नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाकर बहने लगती है, वह क्या कहलाता है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है फ्लड प्लेन बाढ़ का मैदान, या मेंडर यानी कि विसर्प, ऑक्सबो लेक यानी कि चाप झील, या लिवी यानी कि तटबंध। यहाँ आंसर हो जाएगा विसर्प। ठीक है, विसर्प कहलाती है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ क्लाइमेटिज फॉर रेस्क्यूइंग पीपुल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड वाटर क्लॉथ्स एंड मेडिसिन, यानी कि जो दुर्गम क्षेत्रों में या आपदा के समय लोगों को बचाने के लिए या भोजन जल कपड़े दवाओं को पहुंचाने के लिए लोगों तक किस यातायात का प्रयोग किया जाता है। रेलवेज का, रेल मार्ग का, या रोडवेज का, सड़क मार्ग का, वाटरवेज का, जल मार्ग का, या फिर एयरवेज वायु मार्ग का। यहाँ आंसर हो जाएगा वायु मार्ग, एयरवेज आंसर हो गया 4। ठीक है, एयरवेज का प्रयोग करते हैं हम लोग दुर्गम स्थानों पर कुछ पहुंचाने के लिए या आपदा के समय इमरजेंसी में कुछ पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से। ठीक है, आप लोग ये देखते भी होंगे। अगला प्रश्न है द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील्स विथ कंपोजिशन ऑफ अ पार्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है। आपको आंसर मिलता है बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल, डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी, या फिर ह्यूमन जियोग्राफी मानव भूगोल, या अर्बन जियोग्राफी नगरीय भूगोल। यहाँ आंसर हो जाएगा 2 जनसांख्यिकी। डेमोग्राफी कहते हैं जब मानव के जनसंख्या के संरचना के विषय में जाना जाता है। जैव भूगोल का मतलब होता है जब पूरे स्पेसीज के विषय में, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के विषय में भूगोल की जो शाखा जानकारी करती है, स्टडी करती है, उसे जैव भूगोल कहते हैं। बायोजियोग्राफी कहते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब हुआ सिर्फ मनुष्य के विषय में, उसके जो है कल्चर, उसके हर एक एक्टिविटी के विषय में जब जानकारी लगाई जाए तो उसे हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। अर्बन जियोग्राफी का मतलब हुआ नगरीय क्षेत्रों के भूगोल के विषय में जानना। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आपको ऑप्शन मिलता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, कोल यानी कि कोयला, या फायरवुड यानी कि ईंधन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2। नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत का मतलब है ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो रिन्यूएबल हो, जो खत्म ना होता हो, हमेशा बनते रहता हो। ठीक है, परंपरागत का मतलब क्या होता है, जो रखा हुआ हो। तो प्राकृतिक गैस है, इसका भी कहीं ना कहीं एक भंडार समझ लीजिए रखा हुआ है, आज न कल खत्म हो जाएगा, या बनने की प्रक्रिया भी है तो हजारों लाखों वर्षों में बनेगा। कोयला, ईंधन ये सभी ऐसे ही हैं। सौर ऊर्जा ही ऐसा है जिसका उपयोग हम कितना भी करें ये कभी खत्म नहीं होगा। वैसे ही वाटर, विंड, इन सब से जो ऊर्जा निकल रहा है, हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सब नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ 10वें का आंसर हो गया 2।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज, यानी कि जब विशेष रूप से हम टैंक या तालाब में मछली का प्रजनन करवाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शन मिलता है विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर या सेरिकल्चर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पिसिकल्चर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज मोनकी यानी कि हवाई एन अंडर सी माउंटेन हायर देन माउंट एवरेस्ट फाउंड, यानी कि जो मोनकी पर्वत है जिसे हवाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह किस महासागर में स्थित है। आपको ऑप्शन मिलता है इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन या द आर्कटिक ओशियन। यहाँ आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, यानी कि 3 आंसर हो गया। ठीक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्वेक वेव्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंगे नहीं है। यहाँ आंसर दे रहा है सरफेस वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हार्बर वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, पोताश्रय तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। यहाँ आंसर हो जाएगा 3 पोताश्रय तरंगे। बाकी ये जो 3 तरंगे ये तीनों भूकंपीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हैज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस दैट आर मेजरली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किस में मानव सहित सभी जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है बायोस्फीयर, जीवमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल या एटमोस्फीयर, वायुमंडल। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल जहाँ संक्रमित रूप से एक जगह मिलते हैं वहाँ जीवमंडल का निर्माण होता है, बायोस्फीयर का निर्माण होता है और वहीं पे मानव सहित सभी जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं और सारी प्राकृतिक क्रियाएं वहीं पे होती हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1 जीवमंडल या बायोस्फीयर। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रॉक्स डज डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स फॉल, यानी कि जो भारत का दक्कन पठार है और जो बेसाल्ट शैलों से बना है वह निम्नलिखित में से किस शैल श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी शैल, 2 में एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स यानी कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल, 3 में इंट्रेसिव एग्नियस रॉक्स यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल और 4 में मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित शैल। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 2 बहिर्भेदी आग्नेय शैल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल के विषय में। आग्नेय शैल का मतलब है पृथ्वी के अंदर जो लावा घूम रही है वो लावा जब ऊपर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर निकलकर ठंडा हो जाती है तो वह आग्नेय शैल बनाती है। ऊपर निकलने के क्रम में क्या होता है, कभी कभी जो है अंदर निकलने के क्रम में रास्ते में ही कुछ जो है ठंडा हो गई, उसे हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। जो डायरेक्ट ऊपर आके ठंडा होती है उसे हम लोग बहिर्भेदी आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं। वैसे ही जब चट्टानें टूट फूट कर, ये शैल टूट फूट कर फिर कहीं एक जगह जाकर जमा हो जाती है और ये इस प्रकार से जो शैल बनते हैं बहुत दिनों बाद, उसे हम लोग अवसादी शैल के नाम से जानते हैं। फिर कायांतरित शैल के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अवसादी शैल है या जो आग्नेय शैल है ये सभी बहुत अधिक ताप और दाब पर एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, दूसरे शैल के रूप में, उसे हम लोग कायांतरित शैल के नाम से जानते हैं। इन सब का उदाहरण दिया हुआ था, बहिर्भेदी का उदाहरण था बेसाल्ट। तो जैसे ही बहिर्भेदी के उदाहरण को हम लोग याद रखते हैं बेसाल्ट और बेसाल्ट से बना है दक्कन पठार, तो दक्कन पठार क्या हो गया, बहिर्भेदी आग्नेय शैल के श्रेणी में आ गया। ठीक है, वैसे ही अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण आप देखना चाहे तो वहां दिया गया था ग्रेनाइट। वैसे ही अवसादी शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर और कायांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर। ओके।